दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। कुछ दिन पहले दोस्तों मेरे अपने एक फ्रेंड से फ़िल्म रॉक स्टार, जो रणवीर कपूर की और AR रहमान की म्यूज़िक वाली फ़िल्म थी, रॉक स्टार 2012 में लगभग आई थी ये। उस फिल्म के एक सीन, जो सीन आप पीछे देख सकते हैं लैपटॉप में, उस सीन पर डिस्कस हो रहा था कि इस सीन का क्या मतलब हो सकता है। तो उस सीन को लेकर वैसे तो पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि अभी तक रॉक स्टार जैसी फिल्म बॉलीवुड में नहीं बनी है, और हॉलीवुड की भी बहुत फिल्में देखी हैं मैंने, लेकिन अभी तक मुझे इसके टक्कर की कोई फिल्म आज तक नज़र नहीं आई है जिसने इतनी गहरी बात की हो। एक एक सीन, एक एक गाना, इसकी पूरी फिलॉसफी बहुत ही ज़्यादा डीप है। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में इस फिल्म का म्यूज़िक और जो इन्होंने इसमें जो मैसेज दिया गया है और जिस तरीके से इनका एक्सप्लेनेशन है, आने वाले टाइम में इस फिल्म पे PhD ज़रूर होगी। लोग रिसर्च करेंगे इस पे कि इस अलग अलग जो कहानियाँ थी इसकी और जो इसके सीन थे उनके क्या क्या मीनिंग हो सकते हैं, किस तरीके से एक्सप्लेन किया गया था। इस सीन की हम बात करेंगे। ये जो आपको सीन पीछे बैकग्राउंड में दिखाई दे रहा है, जब मैंने ये फ़िल्म देखी थी, मैं आपको अपनी बात बताऊं, जब मैंने ये फ़िल्म देखी थी, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ गया था ये देखने के लिए। तो उस बीच में बिज़ी था, मुझे पता नहीं था कि ये AR रहमान की म्यूज़िक वाली फ़िल्म है। बस हम वैसे ही फ़िल्म देखने चले गए जैसे नॉर्मली जाते हैं। इस फिल्म के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था मुझे। लेकिन जब मैं पिक्चर हॉल में बैठकर ये फ़िल्म देख रहा था मैं, तो इसका म्यूज़िक, मैंने कहा यार बॉलीवुड में ये AR रहमान की टक्कर का कौन आ गया। मुझे पता नहीं था कि रहमान का ही म्यूज़िक है। स्टार्टिंग से थोड़ा सा लेट गया था मैं, तो मैंने कहा यार अगर रहमान की टक्कर का कोई संगीतकार आ गया है ये तो बहुत। लेकिन फिर बाद में जब मैंने लास्ट में एंडिंग देखी, उसमें रहमान साहब का नाम आया, तो मैं समझ गया कि रहमान का कंपटीशन सिर्फ रहमान ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। बाकी पूरा बॉलीवुड एक इस फिल्म के एक गाने की बराबर म्यूज़िक नहीं कंपोज कर सकता। पूरा बॉलीवुड इकट्ठा हो जाए तब भी। जो मेरी बेबसी का बयान है गाना है, उस गाने का जो म्यूज़िक कंपोज किया है, उस गाने के बराबर पूरा बॉलीवुड इकट्ठा हो जाए और इकट्ठे होकर सब एक साथ उसके जैसा म्यूज़िक बनाने की कोशिश करें, तब भी नहीं बना पाएंगे। तो खैर, ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं इस बात को एक्सप्लेन करता हूँ कि ये जो सीन पीछे बैकग्राउंड में चल रहा है, इसके क्या क्या मीनिंग हो सकते हैं। तो इसका सबसे पहला मीनिंग तो ये है कि इस फिल्म में वो अपना पैशन ढूंढ रहा होता है। उसे एक बहुत बड़ा म्यूजिशियन बनना होता है, वह बड़ा संगीतकार बनना होता है, गायक बनना होता है। तो वो अपना पैशन तलाश रहा होता है। उसे उसका जो गुरु, मतलब गुरु तो नहीं कह सकते उसे, जो कैंटीन में वो कहते हैं कि दिल टूटना ज़रूरी है, इस तरीके की बातें करते हैं उससे। फिर वो हीर आती है उसकी लाइफ में। तो यहाँ पर जो दिखाया गया है, वो जो पहले तो ये सीन समझिए, सीन में है क्या। इस सीन में ये है कि जो फिल्म का हीरो है रणवीर, वो पानी में बैठे हुए हैं बाथटब में, और उनके सामने गिटार जल रहा है, उसमें आग लगी हुई है गिटार में। तो जो पहला मीनिंग है इसका, उसका मीनिंग है बर्निंग सोल। यहाँ पे गिटार को जो दिखाया गया है वो आत्मा से इंडिकेट किया गया है। ये रणवीर की आत्मा है जो जल रही है, और वो बंदा खुद जिसकी आत्मा जल रही है वो जलते हुए देख रहा है। मतलब उसके अंदर इतनी ज़्यादा आग लगी हुई है, उसकी आत्मा मतलब एक तरीके से बिल्कुल सुकून से नहीं है, तो वो उसमें आग लगी हुई है। क्यों लगी हुई है? वो फिल्म की स्टोरी जो थी कि वो जो उसकी वजह से बीमार हो जाती है और वो कोमा में चली जाती है एक्ट्रेस, उसकी वजह से इसके आत्मा में इस वक्त पूरी तपिश है, आग है। तो पहला मीनिंग तो ये हो गया इसका, बर्निंग सोल। दूसरा मीनिंग जो है वो एक अमीर खुसरो के एक बहुत मशहूर शेर है, उससे इंस्पायर्ड है। वो क्या शेर है कि खुसरो दरिया प्रेम का जो उल्टी बाकी धार, खुसरो दरिया प्रेम का जो उल्टी बाकी धार, जो उबरा सो डूब गया और जो डूबा सो पार।
तो इसमें जो इंडिकेट किया गया है, आप इस सीन को गौर से देखिए कि जो फिल्म का हीरो है वो पानी में बैठा हुआ है, मतलब एक तरीके से आधा डूबा हुआ दिखाया गया है फिल्म में, कि वो पानी में उतर चुका है, वो अब जो उसकी जो प्यार की गहराई थी उसमें उतर चुका है, लेकिन अभी डूबा नहीं है। तो मतलब ये उसकी आधी कंडीशन को एक्सप्लेन किया जा रहा है। अगर वो डूबा हुआ दिखाया जाता है इसमें, तो मतलब था कि अब उसे जो चीज़ चाहिए थी वो चीज़ उसे मिल चुकी है। उसकी आग लगी हुई है आत्मा में और वो पानी में डूबा हुआ है, मतलब ये कि वो अभी बीच की कंडीशन में है दोनों की। तो ऐसी कंडीशन में जहाँ वो उतरना तो चाह रहा है लेकिन अभी पार नहीं लगा है, वो उतर चुका है लेकिन। तो ये उस सीन से, उस अमीर खुसरो के शेर से इंस्पायर्ड है। तीसरा पॉइंट, इंस्पायर्ड बाय मिटा दे अपनी हस्ती। एक और मशहूर शेर है जिससे ये सीन इंस्पायर्ड है कि मिटा दे अपनी हस्ती को गर कुछ मर्तबा चाहे। मिटा दे अपनी हस्ती को गर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर ही गुलो गुलजार होता है। पूरी फिल्म में जो फिल्म का हीरो है वो अपने पैशन के लिए मतलब तलाश रहा होता है कि किस तरह से उसे एक बहुत बड़ा म्यूजिशियन बनना है। पूरी फिल्म इसी पर बेस्ड है कि उसे अपनी पहचान चाहिए, उसे अपनी आइडेंटिटी चाहिए। उसे बताया जाता है कि उसका दिल टूटना ज़रूरी है, तो वो दिल टूटने का नाटक करता है, टूटता नहीं है। तो लेकिन जब वो पूरी तरीके से अपने म्यूज़िक में डूब जाता है, जब वो पूरी तरीके से मतलब एक तरीके से खुद को मिटा देता है अपने पैशन में, तब जाकर फिर उसे आइडेंटिटी मिलती है। तो इस सीन से इंस्पायर्ड है पूरी तरीके से कि मिटा दे अपनी हस्ती को, मतलब इसकी जो अपनी पहचान, इसकी जो अपने शौक़ थे और अपना आइडेंटिटी थी, जो ये पाना चाहता था आइडेंटिटी, खुद को पूरी तरीके से मिटा दिया, पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया, पूरी तरीके से उसमें डूब गया। गर कुछ मर्तबा चाहे, अगर इसे कोई मर्तबा चाहिए ऊपर, तब हालांकि इसे सक्सेस मिलती है, बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलती है। और जो अगला फोर्थ पॉइंट है इसका, वो पॉइंट है कि पीस इन फायर, मतलब आग में भी सुकून। अब इस सीन को बहुत गौर से देखिए आप। यहाँ पर फिल्म में हीरो को इस सीन में परेशान भी दिखाया जा सकता था, बेबस भी दिखाया जा सकता था, लाचार भी दिखाया जा सकता था, परेशान भी दिखाया जा सकता था, लेकिन एक नॉर्मल सुकून से बैठा हुआ बंदा जो पानी में बैठा हुआ है और सामने आग लगी हुई है उसे देख रहा है। इसका मतलब ये है कि उसके अंदर आग तो लगी हुई है लेकिन उसे कहीं ना कहीं से सुकून भी मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि वो एक ऐसी कंडीशन में है जहाँ पर आग और पानी, उन दोनों के बीच में वो पहुँच चुका है। मतलब है आग उसके अंदर, उसका पैशन जल रहा है, उसकी आत्मा जल रही है, लेकिन वो एक तरीके से तड़प नहीं रहा, वो परेशान नहीं है, उसके अंदर तब भी सुकून है। तो एक मतलब ये भी है इस सीन का। फिर पांचवा जो मीनिंग है, वो पांचवा मीनिंग थोड़ा सा आध्यात्मिकता की तरफ हो जाता है। उसका मतलब ये है कि जब कोई संगीतकार बहुत बड़ा जब कोई संगीतकार बहुत बड़े दर्जे का, बहुत ऊंचे लेवल का संगीतकार बन जाता है, तो उसके मन में, उसके दिलो दिमाग में संगीत गूंजने लगता है। फिर उसे ज़रूरत नहीं रहती फिज़िकल जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं इनकी। तो जब बड़ा संगीतकार बनता है, उसके दिमाग में म्यूज़िक गूंजता है, तो वो जो फिज़िकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उन्हें जला देता है, क्योंकि जैसा म्यूज़िक वो चाहता है वो वहीं पे बजने लगता है। तो ये उस चीज़ को भी दिखाया जा रहा है कि वो उस लेवल पर पहुंच चुका है अब, कि अब उसे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, उसने फूंक दिया सबको। फिर छठा जो मीनिंग है इसका, वो मीनिंग थोड़ा सा यहाँ पर और ज़्यादा आध्यात्मिकता में और ज़्यादा थोड़ी गहराई में चला जाता है। वो है फेस द रियलिटी। इसे मैं आपको समझाता हूँ कि एक पानी की बूंद के समुद्र में मिलने के 4 स्टेप होते हैं। गौर से सुनिएगा इस बात को, अगर ये बात आपकी समझ में आ गई तो बहुत ज़्यादा मतलब फिल्म देखने का पूरा नज़रिया ही आपका चेंज हो जाएगा।
पानी की एक बूंद के समुद्र में मिलने के 4 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है रूल, किसी रूल को फॉलो करना, जैसे कि ग्रेविटी है, ऊपर से नीचे गिरेगी, मतलब उसे कोई रूल फॉलो करना चाहिए अगर समुद्र में मिलना है। पानी की बूंद कहीं अलग जगह पर है और समुद्र अलग जगह पर है, तो अब वो रूल कैसा होगा जो पानी की बूंद को यहाँ पर लेकर आएगा। तो पहला हो गया रूल, एक रूल फॉलो करना होगा उसे। दूसरा स्टेप होता है इसका वे, रास्ता क्या होगा, उस बूंद का समुद्र तक पहुँचने का रास्ता क्या होगा। और तीसरा स्टेप होता है इसका रियलिटी, मतलब वास्तविकता क्या है, क्या वो बूंद समुद्र तक पहुँच भी सकती है या नहीं पहुँच सकती। तो इस रियलिटी को फेस करना है कि पहुँच सकती है या नहीं पहुँच सकती। और चौथा स्टेप होता है इसका थ्रो, मतलब ज़रिया, कि अब ये बूंद तो है लेकिन वो समुद्र तक पहुँचेगी कैसे। तो 4 स्टेप हो गए, एक रूल हो गया और एक वे हो गया और एक आप रियलिटी हो गया और चौथा स्टेप हो गया उसका ज़रिया कि पानी की बूंद समुद्र में कैसे मिलेगी। तो यहाँ पर जो एक्सप्लेन किया गया है, पीछे आप जो देख रहे हैं, यहाँ जो सीन बताया गया है, ये फिल्म का हीरो जो रणबीर कपूर है वो अभी तीसरी स्टेज में है, जो कि रियलिटी वाली स्टेज है, कि अब उन्हें इस बात की हकीकत मालूम हो रही है कि मैं क्या हूँ और मेरे जो सामने जो मेरा पैशन था वो क्या है और मैं कहाँ किस लेवल में अभी बिलोंग कर रहा हूँ। जल रहा है सामने लेकिन दिल में सुकून है, तो उस हकीकत को फेस कर रहे हैं। लेकिन अभी जो अगला स्टेप है वो पानी की बूंद का समुद्र में मिलने का वो नहीं मिला है अभी, वो चौथा स्टेप होगा ज़रिया। ज़रिया अभी ज़रिए तक ये नहीं पहुँचे हैं, ये रियलिटी को फेस कर रहे हैं अभी। तो एक मीनिंग ये हो गया। फिर अगला मीनिंग जो है वो है फायर एंड वाटर इन अ सिंगल फ्रेम। एक ही फ्रेम में आग, पानी, तड़प, जुनून, प्यार, शौक, ये सारी चीज़ें एक ही सीन में अगर डायरेक्टर को दिखानी हो तो इससे बेटर सीन कोई और नहीं बन सकता। और 8वां जो पॉइंट है इसका, इस सीन का, वो ये है कि पानी को आम तौर पे, चूँकि पानी बहता है और ये तरल लिक्विड है, तो पानी को एक तरीके से सक्सेस से डिनोट किया जाता है, सफलता से डिनोट किया जाता है, सक्सेस। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पानी की शॉवरिंग हो रही है हीरो के ऊपर, देखिए सक्सेस उसके ऊपर बरस रही है, सफलता बरस रही है उसके ऊपर, लेकिन उसकी अभी भी कुछ इच्छाएं हैं जो कि बर्निंग डिज़ायर हैं, वो कंप्लीट नहीं हो पाई हैं उसकी। तो ये सीन देखिएगा कि इच्छाएं जल रही हैं लेकिन जो उसके ऊपर सफलता तो बरस रही है, शॉवरिंग ऑफ सक्सेस हो रही है, लेकिन बर्निंग डिज़ायर हैं। और एक मीनिंग जो अभी नवा आखिरी मीनिंग है वो ये कि इंसान की इच्छाएं होती हैं, इंद्रियां होती हैं, नफ्स होती है। जब इंसान उन चीज़ों पर कंट्रोल पा लेता है तो वो बिल्कुल शांत हो जाता है, जिस तरीके से ये पीछे को टेक लगाकर बैठकर देख रहे हैं, पानी में हैं और आग जलती हुई देख रहे हैं, उससे इनमें बेचैनी नहीं हो रही, वो सुकून से देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल पा लिया है, नफ्स पे कंट्रोल कर लिया है। अगर ये मीनिंग अच्छे लगे हों या कोई एक पॉइंट आपको लगा हो कि इसमें जो है फिल्म का देखने का हमारा नज़रिया बदल सकता है, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं मुझे। और मैं आपको बताता चलूं कि इस फिल्म के ऐसे ऐसे बहुत सीन हैं, एक एक गाने को अगर एक्सप्लेन किया जाए तो कई घंटे लग जाएंगे, पूरी फिल्म को एक्सप्लेन करने में तो कई दिन लगेंगे इसे, क्योंकि 3 स्टोरी एक साथ चली हैं इस फिल्म में। सिर्फ एक वही स्टोरी नहीं है कि जो जॉर्डन की स्टोरी है कि उसे बहुत बड़ा म्यूजिशियन बनना है, वो स्टोरी नहीं है। उसके पैरेलल में 2 स्टोरी और चली हैं, एक तो वो और उसकी 2 स्टोरी और। तो अगर आप चाहते हैं कि वो स्टोरी अगर मैं आपको बताऊं कि वो क्या क्या स्टोरी थी तो कमेंट करके बताइए, तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा।
लेकिन ये फिल्म अब तक की मील का पत्थर है, इस जैसी फिल्म नहीं बन सकती। मैं सैल्यूट करता हूँ इम्तियाज़ अली को और इरशाद कामिल को, और रहमान साहब की तो खैर उनकी तो क्या कहा जाए। तो ऐसी फिल्म बनाने के लिए कि उन्होंने, उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने ऐसी फिल्म हम लोगों को दी। थैंक यू।